नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचना सेवक और प्रोग्राम हमारा बेहद खास चर्चा है खास। इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, विशेष चर्चा करते हैं। और इस विशेष चर्चा के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम की शुरुआत यूसीसी से। सर, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक जो है वो पारित हो गया है और इसे लागू करने वाला उत्तराखंड देश का सबसे पहला राज्य बन गया है। अब इसके साथ साथ बाकी राज्यों में भी सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है। तो आप लोकसभा चुनावों पर इस यूसीसी का क्या असर देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मैं जब उत्तराखंड ने जो ये कदम उठाया है, समान नागरिकता संहिता विधेयक जो है, यूसीसी जो आप कहते हैं, ये यूनिवर्सल सिविल कोड जो, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। और ये एक कोई ऐसा कदम नहीं है जो उन्होंने एकदम उठाया। उनके जो 2022 के जो उनके चुनाव का जो घोषणा पत्र था उसमें भी उन्होंने दिया हुआ था। और दूसरी बात है जो हमारा संविधान है उसकी अनुच्छेद 44 ये सीधे कहते हैं कि भाषा, क्षेत्र और लिंग से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनना चाहिए। और उसी दृष्टि से 1955 और 56 में हिंदू कोड बिल बना, हिंदू विवाह बिल बना, हिंदू उत्तराधिकारी बिल, जिसमें उनके महिला, बच्चों और हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ थी, बाल विवाह, उनको सब बंद किया गया, कानून के रूप में लिया। पर मुस्लिम समाज को नहीं छेड़ा गया उस समय, जबकि उसमें भी छेड़ा जाता है। राजनीतिक कारण हो सकते हैं जब उस समय की सरकार ने नहीं छेड़ा। फिर 1984 में ये एक मौका मिला जब शाहबानो केस का गुजारा भत्ते के लिए केस सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। 3 तलाक बाद ये नहीं भी गुजारा भत्ता नहीं मिलना मुस्लिम समाज। तो उस जो आदेश को भी तत्कालीन जो राजीव गांधी की सरकार थी उसने कानून लाकर पलट दिया, संसद में कानून लाकर पलट दिया। उसके बाद ये बात और मांग बढ़ने लगी कि ये समान नागरिकता कानून बनने चाहिए। तो ये जो उसका विरोध एक वर्ग विशेष कर रहा है, अभी भी कर रहा है, उस समय भी हुआ था, आज भी हो रहा है। एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि इसका धर्म से किसी को संबंध, धर्म की आज़ादी कोई इसमें ना कोई इंटरफेरेंस है ना कोई। ये एक बच्चों को लेकर, जैसे मुस्लिम समाज में बहु विवाह वो हिंदुओं में भी चलते हैं, ईसाइयों में भी चलते हैं और समाज में भी चलते हैं, लेकिन परसेंटेज आगे पीछे है। ईसाई नंबर पहले पे, मुस्लिम दूसरे पे, हिंदू तीसरे नंबर पे। तो इस तीनों पे लागू होना, ये तो नहीं इनके पे लगना, तीनों पे लगेगा। बाल विवाह पहले खत्म हुआ, तलाक है, तलाक के बाद मुस्लिम समाज में हलाला है, हलाला की एक कुप्रथा है ये, तो उसकी समाप्ति हो गई। फिर उनके महिलाओं को लेके है, उनके उत्तराधिकार की संपत्ति को लेकर है। फिर लिव इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन भी की, और उसके बच्चे जो है लिव इन रिलेशन में अगर बच्चे आते हैं उनको भी वही हक मिलेगा जो अन्य बच्चों को मिलता है। तो ये जो सिविक मैं समझता मामले हैं जिनको लेकर ये कानून उत्तराखंड ने किया है, ये एक ठीक कदम है। और समय और जो संविधान की मांग थी उसको ये पूरा करना है। इसको धर्म के साथ जोड़ना गलत। मेरी सोच ये कहना है कि ये राष्ट्र स्तर पर देखिए, ये बाल विवाह, शादी, संपत्ति के झगड़े ये राज्य और केंद्र दोनों की सूची में आते हैं। तो एक स्टेट ने कर लिया, दूसरी की अपनी ऑप्शन है। चाहिए ये समय की मांग ये है कि केंद्र सरकार स्वयं एक कानून बनाए जो सारी दिशा निर्देश जिसमें हो, सब कम्युनिटी एक भारत के नागरिकता की जो पहचान है वो उनके अधिकार कर्तव्य जैसे बनते हैं, तो ये दिशा निर्देश सेंट्रल लेवल से आए और वो कानून का रूप आगे चले। फिर ये जो आज ये कहा जा रहा है कि भाजपा एक स्टेट करेगी दूसरी नहीं करेंगी, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ये एक भारतीय नागरिक के अधिकारों, उनकी महिलाओं के पर्टिकुलर बच्चों को, अब इन्होंने उत्तराखंड का उन्होंने आदिवासी को छोड़ा है क्योंकि आदिवासी समाज बहुत पिछड़ा, उनकी अपनी परंपराएं जो भी समस्या होगी उन्होंने छोड़ दिया। बाकी रेस्ट ऑफ जो है ये एक अच्छी दिशा में उठा कदम है और इसको राज्य स्तर पर तो इन्होंने किया, केंद्र स्तर पर भी ऐसा ही आना चाहिए, मेरा ये मानना है इस मामले में। जी, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आडवाणी जी को मिलने वाले भारत रत्न की। सर, भाजपा को 2 सीटों से सत्ता के केंद्र में लाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता
और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने जा रहा है। हालांकि वो रामलला प्राण प्रतिष्ठा में अनुपस्थित रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति की चर्चा जो है वो सियासी खेमों में होती रही है। तो इस समय भाजपा की तरफ से उनको भारत रत्न दिया जाना, क्या ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं या ये कुछ और है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि इतिहास की दृष्टि में ना दो तरह के लोग होते हैं जी। एक इतिहास पढ़ने वाले होते हैं और एक इतिहास रचने वाले होते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी इतिहास रचने वालों में। देखिए, जो आपने बात कही कि 2 सीट से आज सत्ता में है, बिल्कुल, और इससे आगे मैं आगे बात हूँ, राम मंदिर निर्माण, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी और भारतीय राजनीति में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु बना, ये तीनों जो कारण आए हैं, ये एकाएक नहीं आए, कोई सडन कोई इनकी डेवलपमेंट नहीं हुई। इनके पीछे जो एक योजनाबद्ध तरीका जब शुरू हुआ, वो लाल कृष्ण आडवाणी ही उसके कर्णधार थे। और ये हुआ 1989 में, मैं ख्याल 89 में जो पालमपुर में एक भाजपा कार्यकर्ता का सम्मेलन था, उसमें ये योजना बनी थी कि राम रथ यात्रा चलाई जाए, और आडवाणी जी का ये विचार था और उस पर उन्होंने आगे किया। 1990 में ये शुरू हो गई और उसको लेकर आडवाणी जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि माई कंट्री माई लाइफ में उन्होंने लिखा है कि जब ये यात्रा शुरू होनी थी तो सोमनाथ मंदिर से हमने ये यात्रा शुरू करनी थी, तो किंतु परंतु था कि सफल होगी कि नहीं होगी। तो उस समय मोदी जी भी साथ थे जो आज प्रधानमंत्री हैं, और महाजन जो उस समय के वो थे लीडर, उनके प्रमोद महाजन जी वो भी थे, और विजय दास सिंधिया के मदर फैमिली से, तो वो इनको लगा था। पर लेकिन उन्होंने आगे जाकर आडवाणी ने लिखा कि जब ये शुरू हुई, गुजरात से बाहर निकली, तो लोगों को इतनी समर्थन मिला, तो मुझे लगा कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, प्रभु की कृपा है जिसका ये सारा चला। तो ये एक दौर उन्होंने देखा जिसका परिणाम आज हमारे सामने, आज देश दुनिया में सब राम भक्त या सारे आनंद के माहौल में है। दूसरा कारण जो उनका, मैं समझता हूँ कि जो उनकी अपनी राजनीतिक 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा है, उसमें उनमें निर्ममता, विनम्रता, स्वच्छता, विचारधारा, दृढ़ संकल्प, ये सारी बातें, और उनके सबसे बड़ी बात है कि संगठन का हित उन्होंने प्रथम रखा, अपना हित नहीं देखा। 1995 में वो इतने पॉपुलर थे, उनका सारा केंद्र राजनीति में वही थे, भाजपा का भी केंद्र, तो उन्होंने यह एकदम अटल जी का चेहरा, जिनके साथ वो सारी उम्र साथ रहे, तो उनमें प्रधानमंत्री पद के लिए उनका चेहरा, उनको लगा कि संगठन और पार्टी का हित इसमें कि उनका चेहरा आ गया, तो उन्होंने आप ही घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री पद के लिए अटल जी हमारे चेहरा। तो ये आज की स्थिति में कौन करता है? तो मैं समझता हूँ कि जो भाजपा की नई पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी है, उनके जो प्रेरणादायक आडवाणी जी की जीवन शैली भी है, विचार भी है, और ये जो भारत रत्न, पहले तो उनकी फैमिली को, आडवाणी जी को बधाई, लेकिन ये सब उनको है जिन्होंने राष्ट्रवाद के साथ, हिंदुत्व के लिए, राम भगवान के लिए और भारतीय संस्कृति को भारतीय राजनीति का एक केंद्र बिंदु बनाने के लिए अपना जीवन, तन मन धन लगाया। ये उनका सबका भी सम्मान है, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ। जी, प्रोग्राम चर्चाएं खास में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे पंजाब में रजिस्ट्रियों पर खत्म हुई एनओसी की। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में पंजाब के लोगों को राहत देते हुए रजिस्ट्रियों पर एनओसी की शर्त को हटा दिया है, और इसके साथ साथ ही उन्होंने सरकार आपके द्वार योजना के द्वारा 40 से अधिक जो लाभ हैं वो लोगों को घर पर ही पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। तो सरकार के, जो पंजाब सरकार है, उनके इन दोनों कदमों के बारे में आपका क्या कहना है? ये देखो, एनओसी के जो सबसे पहले ये है कि ये एक राहत देने वाला, आम आदमी को राहत देने, क्योंकि मकान बेचने, ज़मीन खरीदने या ज़मीन बेचने, और दोनों तो एनओसी लेना पड़ता है, और ये दोनों रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी जो दोनों पे लागू है कानून। ये दोनों होता क्या है कि जब एक आदमी कैसे मकान बनाना है या बेचना है, एनओसी चाहिए। तो एनओसी का मतलब आप लाल फीता चाहिए, कारपोरेशन जाएंगे, कमेटी जाएंगे, अगर आपने कोई कॉलोनी काटनी है, बड़ा प्रोजेक्ट आपका, तो आपको चंडीगढ़ सचिवालय तक जाना पड़ेगा, और उसमें फिर किंतु परंतु लगते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगते हैं, वापस आई फाइल ऊपर गई,
और उसी में जो समय की बर्बादी होती है, तो जो बनाने वाला है या खरीदने वाला, बेचने वाला, दोनों को परेशानी होती है, तो वो फिर भ्रष्टाचार का कारण बनती है। जल्दी काम, वो एक एनओसी जो भ्रष्टाचार का कारण बन गई, मेन मुद्दा ही वो बन गई कि जब लेना तो पैसे देने पड़ेंगे। सर, ज्यादा धांधली इसी में मानी जाती थी कि इसमें ही गड़बड़ चल रही है। हाँ, एनओसी लेने में। हाँ, एनओसी के बड़ा एक कठिन काम बन गया, उसको अब खत्म कर दिया। लेकिन इसके साथ इसमें लाभ क्या होगा खत्म होने से? देखिए, एक तो सेल परचेज बढ़ी, जब खरीद फरोख्त बढ़ेगी तो राजस्व बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ गया सरकार का, और आम आदमी को राहत भी मिली, रेवेन्यू बढ़ा, भ्रष्टाचार कम हो गया, ये तो आगे इसके। लेकिन इसके साथ एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है कि जो इसकी आड़ में अवैध कॉलोनियां ना कटें, भगवंत मान जी ने अनाउंस किया है, अधिकारियों को बोला है कि अवैध कॉलोनियों के प्रति सख्त, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि करीब 15,000 के करीब अवैध कॉलोनियां पंजाब में हैं। उनको कैसे कंट्रोल करना, उनको सूचीबद्ध कैसे करना, ये एक बड़ा काम है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर इसके बाद जो नई कॉलोनी अवैध बनती है, उसका जो जिस एरिया का बनी है उसके अधिकारी के विरुद्ध भी एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस पे नकेल लगेगी। और जो दूसरे जो आपने राहत वाली बात करी है, इससे पहले मैं मान सरकार की जो थे मोहल्ला क्लिनिक भी है, फ्री बिजली है, राशन कार्ड उनके बहाली करी, जिससे 10 लाख के करीब लाभार्थी होंगे, जो खिलाड़ियों को नौकरी दी है, ये सारे कार्य जो एक जनहित वाले कार्य है। और इसको मैं समझता हूँ कि केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, पंजाब के हित में है, पंजाबियों के हित में है, तो ये एक स्वागत जो है सरकार का, जो सरकार आपके द्वारा है। लेकिन प्रश्न फिर वही है कि जैसे इसमें एक जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उस पर और उसको गंभीरता से देखना पड़ेगा, क्योंकि अवैध कॉलोनियां, रेवेन्यू, फिर सारा गड़बड़ हो जाए। अगर वो ट्रैक लीक हो गया तो फिर संभलना मुश्किल होगा। अदरवाइज ये सारा उनकी जो सोच है सरकार की, वो एक ठीक दिशा वाली है और आम आदमी को राहत देने वाली है, स्वागत योग्य है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और जो खास चर्चा का विषय है वो श्रमिक और किसानों द्वारा 16 फरवरी को की जा रही हड़ताल का है। सर, श्रमिकों और किसानों के संयुक्त मंच की तरफ से 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसमें एमएसपी और रोजगार सहित और बहुत सी मांगे हैं जो उन्होंने उठाई हैं, और इन मांगों को लेकर वो देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार के खिलाफ की जा रही इस हड़ताल को आप किस तरह से लेते हैं? आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की जो मांगे हैं ना, वो दो तरह की हैं जी। एक मांग तो ये है जो कृषि से संबंधित है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, फसलों की खरीद है, नकली बीज या खाद बेचने वाले के विरुद्ध कार्रवाई हो, या छोटे किसानों के जो ऋण है वो माफ़ कर दिए जाए, या पिछले आंदोलन में जिनके पे आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं वो खत्म किए। ये तो एक अपनी उनकी जायज़ कृषि से संबंधित सारी बातें हैं। लेकिन उसके आगे है आईपीसी में चेंज करो, लेबर लॉ में चेंज करो, मिनिमम रोजगार मासिक 26,000 कितने उनकी है, रोजगार की गारंटी की जाए। और ये फिर एक लक्ष्मण रेखा पार करना, फिर ये लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र का एक पहले दबाव डालने वाली बात हो, ये नहीं। और तीसरी, इन्होंने जो 16 का बंद की बात करी है, बातचीत आज भी चल रही है, सरकार के पंजाब से भी चल रही है, केंद्र से भी चल रही है, और ये 13 की भी बात कर रहे हैं, 13 से कुछ 16 को बंद। तो ये बंद पिछले भी 2 साल पहले जो हुआ, वो देश को जो हानि होनी है उसका तो एक अलग पहलू है। मैं कहूँ पंजाब की छवि, क्योंकि शुरू मूवमेंट पंजाब से होती है, बिल्कुल। और पंजाब की जो बात है वो, जो जब किसान सड़कें बंद करते हैं, रेल रोक लेते हैं, तो एक तो आम आदमी का आना जाना कठिनाई प्रभावित होता है। उसके साथ साथ पंजाब की एक अपनी छवि पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि फिर बाहर का निवेश जो आने के इन्वेस्ट करता है आदमी, वो डरता है कि यहाँ पे निवेश ना करें। जब निवेश नहीं होगा, औद्योगिकरण नहीं होगा, तो इसका मतलब आपकी स्टेट में बेरोजगारी बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर युवा पीढ़ी का फिर विदेश को जाएंगे। जब उसको यहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा तो जो विदेश जाएगा, तो विदेश जाने की चाहत में फिर अपना घर बार सारा बेचेगा। इसका मतलब आपकी जो ओवरऑल पंजाब की शक्ल सूरत ही बदल जाएगी। जिस पंजाब को पंजाबियत और
के नाम से जानते हैं। अगर वो ही 5 साल में बदल गया, अगले 10 साल में शक्ल शुक्ल से बदल गई, तो उसका एक बड़ा कारण ये इसमें किसान भी होंगे, क्योंकि अपने पाँव पे आप पहाड़ी, आप पंजाब को भूल रहे हैं, सिर्फ आप अपने तक सोच रहे हैं, अगली पीढ़ी का भी सोचें। पंजाब देखो, किसान की आर्थिक पिछड़ापन होना एक सार्वजनिक मुद्दा है, उसमें कोई छिपाया नहीं, लेकिन उसका हल आप समझे कि ये सड़क रोड, रेल रोक, सड़क रोड, ये बंद। अब जैसे उन्होंने मोर्चाबंदी की, हरियाणा ने भी की, दिल्ली ने भी की, दूसरी यूपी ने भी कर दी, तो इसका जो माहौल बनेगा उसका प्रभाव सीधा पंजाब पे पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू होने पंजाब से। पंजाब में इन्वेस्टमेंट रुकेगी, पंजाब का आना जाना साना, और जब माहौल तनाव बन गया तो जो पंजाब सरकार के जो सारी योजना है वो सारे उसका परिणाम नेगेटिव निकलेगा। कोई नहीं आएगा फिर यहाँ पे। पंजाब ये एनआरए को बुला रहे हैं, ये बाहर बड़े इंडस्ट्री को बुला रहे हैं, अगर ऐसे बंद हो गए, भीड़ तंत्र हावी हो गया लोकतंत्र पर, तो फिर पंजाब में एक, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक अराजकता वाला माहौल बनेगा, जिसका नुकसान वर्तमान में भी है और भविष्य में ज्यादा होगा, और युवा पीढ़ी को खास करके उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात के विचार करके किसानों को बात की तरफ जाना, और केंद्र और राज्य सरकारों को भी ये स्पष्ट बड़ा गंभीर होना चाहिए कि जो कृषि से संबंधित मामले हैं, चाहे खाद का है, नकली बीज का है, ऋण माफी का है, इनको गंभीरता से लें, और फसल की जो खरीद है उसको लेकर उनको या तो फसल चक्र में परिवर्तन लाएं, उनको प्राथमिकता दे दें कि ये फसल लगाए, इसकी ये हम खरीदेंगे, ये नहीं खरीद सकते। एक पब्लिकली अनाउंस हो जाना है कि हमारी सरकार की ये पॉलिसी है, ये फसल खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे, और ये लगाएं ये। और जिनके विरुद्ध नकली खाद बीज है उनके कठोर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वो खिलवाड़ करते हैं भावी पीढ़ी से भी और किसान हित से भी, किसान प्रभाव। तो ये सारी चीजें एक संवेदनशील मुद्दे हैं, तो इसको 2 कैटेगरी में लेना चाहिए, और प्राथमिकता सरकार और किसान दोनों की सिर्फ कृषि तक संबंधित मामलों पे होनी चाहिए। राजनीतिकरण करना वो गलत है, वो अनुचित है, वो पंजाब हित में नहीं, ना किसान हित में है। इस बात को समझना चाहिए सब। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। फिलहाल के लिए हम प्रोग्राम को यहीं पर देंगे विश्राम, और मुझे रचना सेवक को सर को दे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।